चलो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं आप अपना टॉपिक। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में आप डिस्कस कर रहे थे हमारा रेट लॉ हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पार्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मैंने वहां पे डिफाइन कर दिया था। उसके बाद वाली जो चीजें थी वो हमें वहां पे डिस्कस करनी थी। तो कल मैंने आपको ये बताया था, सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन है AABB चेंजेस टू प्रोडक्ट। इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे रेट लिखना है तो मैं रेट कैसे लिखूंगा? रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो हमारे रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रिएक्शन का रेट रेज टू द एक्सपोनेंशियल पावर्स। कुछ पावर्स हमें लगानी पड़ेगी। ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पे मैं लगा रहा हूं, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो इनकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती। हम इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बैठे हुए आप और मैं एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते, तो इसलिए फिर हमें कई बार क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है वो टीचर ही प्रोवाइड करवा देता है। टीचर कहता है कि तुम्हारी जगह मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, उस एक्सपेरिमेंट का डाटा मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा देता हूँ, तुम उस डाटा को यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। जो पूरी रिएक्शन है हमारी, उस पूरी रिएक्शन का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? जो ये पावर्स होती हैं, इन पावर्स को ऐड कर देंगे। पावर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, उसको मैंने n बोल दिया। इसी को आप बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कल मैंने आपको बताया भी था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू जो है वो 0 भी आ सकती है, फ्रैक्शनल भी आ सकती है और होल नंबर भी आ सकती है। ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो है वो डेट भी आ सकता है, 0.5, 0.8 ऐसी वैल्यूज भी आ सकती हैं। हायर क्लासेस में जाके आप पढ़ोगे, ऑर्डर जो होगा वो फ्रैक्शनल भी आ रहा होगा। तो ऑर्डर की ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहां तक आपने कल कर लिया था। अब मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं कल वाला टॉपिक। अभी कोई नई हेडिंग नहीं डालनी आपने। जो आपने कल हेडिंग डाली थी ना, उसी हेडिंग को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे आपने रेट कांस्टेंट के यूनिट्स की बात करनी है, और रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को देख के हम ऑर्डर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे अपना ये थोड़ा सा काम है जो अपने को परफॉर्म करना है। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स बताने से पहले ऑर्डर के बारे में हमें पता होना चाहिए था, तब वो मैंने आपको बताई दिया। शायद मैंने कल आपको ये वाली लाइन नहीं लिखवाई थी कि जो ऑर्डर होता है वो 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, होल नंबर। अगर लिखवाई थी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखवाई है तो अब लिखवा रहा हूँ। देख लेना आप जहां पे भी नोट कर रहे थे, वहां पे आपने चीज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी 0, होल नंबर और फ्रैक्शनल। ये तो मुझे याद है, मैंने कल बता दिया था कि इसकी वैल्यू जो है वो आप एक्सपेरिमेंटली ही पता कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन ये वाली लाइन लिखवाई है नहीं मुझे याद नहीं है, तो ये देख लेना। अब आपने यहाँ पे ऑर्डर की बात भी कर ली, ऑर्डर की बात भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट पे। जो मैंने आपको रेट लॉ की हेडिंग डलवाई है उसी का पार्ट है ये, उसी की सब हेडिंग। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको लिखवा देता हूं। इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट are also different. Therefore, we have to find
जनरल एक्सप्रेशन फॉर यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या बताया मैंने ये बोला, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली, जब भी हम अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स की रिएक्शन को पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर की या सेकंड ऑर्डर की, अलग अलग ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू भी अलग अलग आ रही होगी। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की अलग वैल्यू आएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग आएगी, सेकंड के लिए अलग आएगी। तो ये तो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज मिल गई। जब भी हमें किसी रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा तो हमें रेट कांस्टेंट तो बताना ही पड़ेगा। तो जब हमें क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट बताया होगा ना, आप उस रेट कांस्टेंट की यूनिट देख लिया करेंगे। रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आप प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हमारे पास जो हमारी रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है। अब उसके लिए मुझे एक जनरल एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देख लो। टाइम को एक बार मैं यहाँ पे सेकंड में लेके चलूंगा, और मैंने ये चीज आपको बार बार बताई है कि टाइम हमेशा सेकंड में आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। टाइम सेकंड में भी आ सकता है, मिनट में भी, आवर्स में भी, डेज में भी और ईयर्स में भी। तो जो भी आपको टाइम के यूनिट दिए होंगे उनको प्लीज एज इट इज यूज कर लेना, कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालता हूँ। बड़ा सिंपल सा काम है, देखो। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of a reaction is equal to rate constant into concentration of reactant raised to some power। यही एक्सप्रेशन होती है ना हमारे पास। इसी एक्सप्रेशन को यूज करके मैं के यूनिट्स निकालूंगा। देखो कैसे निकालूंगा। यहां से मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे मैं इनके यूनिट्स जो है वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स बताए थे, एक बार फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ। रेट था हमारे पास चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय चेंज ऑफ टाइम, मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ जी दोबारा बोलो सर कुछ नहीं, मोल पर लीटर पर सेकंड बोला होगा मेरे ख्याल से। यस ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास जो रेट के यूनिट्स थे वो थे मोल पर लीटर पर सेकंड। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आपसे पहले जो है ना वो +1 वालों की क्लास होती है स्कूल की, मैंने बताया हुआ है। तो +1 वाले बच्चों को सब कुछ दोबारा दोबारा बताना पड़ता है, तो वही वाली आदत हो जाती है, इसलिए आपको भी बताते हैं। ये आदत तो अच्छी बात है, फिर मैंने सीधा लिख दिया। रेट के यूनिट्स है हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मोल पर लीटर पर सेकंड रेट के यूनिट्स। ए और बी यहाँ पे क्या है, ए और बी है हमारे रिएक्टेंट्स। जो ये ब्रैकेट वाला साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन। ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब चाहे कोई मर्जी रिएक्टेंट हो, कंसंट्रेशन के यूनिट तो सेम आएंगे, मोल पर लीटर, तो वो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ गया मोल पर लीटर की पावर अल्फा, मोल पर लीटर की पावर बीटा। इसके यूनिट्स भी मोल पर लीटर, इसके यूनिट्स भी मोल पर लीटर, दोनों की रिस्पेक्टिव पावर्स थी वो मैंने एज इट इज लगा दी। अब देखो डिनोमिनेटर में बेस सेम है, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, बेस तो पावर्स क्या होंगी, तो यहाँ जी, तो यहाँ पे मैं पावर्स को ऐड कर देता हूँ। आप आगे चलते हैं। के की वैल्यू आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की वैल्यू सॉरी पावर अल्फा प्लस बीटा। अब ऊपर वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा जो है वो n के इक्वल है, n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। n हमारा डिनोट करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। इसके आगे जो है वो कंटिन्यू ऊपर कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देखो के हमारे पास आ गया मोल
पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर जो है वो n। अब मोल और पर लीटर ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मैं दोनों की इंडिविजुअल पावर जो है वो लिख देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल की होल पावर n पर लीटर की होल पावर n। ये -1 और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा लीटर की होल पावर -n। अब देखो, इसको ऊपर लेके जाऊंगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाऊंगा, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मेरे पास k के यूनिट्स आ जाएंगे, ये ऊपर चला गया मोल की पावर 1 - n, ये ऊपर चला गया लीटर की पावर n-1। टाइम पे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो पर सेकंड में रहेगा। ये हमारे पास हमारे जनरल एक्सप्रेशन आ गए रेट कांस्टेंट के यूनिट के। अब यहाँ पे आपने k के लिए जनरल इक्वेशन निकाल दी। k की जो वैल्यू है वो n पे डिपेंडेंट है, n है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उस पे डिपेंडेंट है। तो n की डिफरेंट वैल्यूज में यहाँ पे पुट करके देखता हूँ। देखो फॉर n इज इक्वल टू 0, यानी कि 0th ऑर्डर, जब n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मेरे पास k क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि जब हमारी रिएक्शन 0 ऑर्डर की होती है तो k के हमें ये यूनिट्स मिलेंगे। क्वेश्चन में उल्टी चीज होती है, क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी, उस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू बता रखी होगी, तो आपने उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाना होगा कौन सा ऑर्डर है। यहाँ पे तो मैं आपको ऑर्डर पहले ही बता रहा हूँ ना, वहां पे आपको यूनिट्स देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो k की मुझे वैल्यू दे रखी है, सपोज करो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, k की वैल्यू दे रखी है 5.9 × 10⁻³ वैल्यू गई भाग में। यूनिट्स देखो, अगर इसकी यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन का कांस्टेंट हमें दिया हुआ है। यूनिट देख के पहचान लोगे, बहुत ही इजी कंसेप्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, जो आपको पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें आपको ऑर्डर बोल के बताया नहीं जाता, क्वेश्चन में आपको ऑर्डर बताते ही नहीं है, बस आपको k के यूनिट दे देंगे। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन ऑब्जर्व करना है और k के यूनिट्स देख के ऑर्डर पता लगाना है। फिर यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, n की वैल्यू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 0 खत्म, 1 - 1 0 खत्म, यूनिट्स आ जाएंगे पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर में रेट कांस्टेंट की यूनिट आती है सिर्फ टाइम पे, टाइम पे डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू में ये बोल रहा हूं। फिर आ जाओ सेकंड ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर के लिए मेरे पास आएगा पर मोल लीटर पर सेकंड, जो k के यूनिट्स हैं वो आएंगे पर मोल लीटर पर सेकंड। और लास्ट एग्जांपल है हमारा n = 3, थर्ड ऑर्डर के लिए पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर सेकंड। इससे ज्यादा एग्जांपल आपको पेपर में नहीं मिलेंगे, हमने मैक्सिमम सेकंड थर्ड तक ही पढ़ना होता है, थर्ड का क्वेश्चन भी नहीं आता होता, बहुत रेयर है। 0, फर्स्ट और सेकंड ये तीन ही हमने पढ़नी होती हैं। तो इन तीनों के लिए, चारों के लिए यूनिट्स मैंने आपको बता दिए। रेट लॉ वाला जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ लो प्लीज। नो सर। ठीक है जी, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस का। ये रब कर रहा हूं, मैं रब कर दूं। यस सर। चलिए, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे था, खत्म हो गया। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारी
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। प्लस टू में भी आपने पढ़ी हुई है, प्लस टू में आपने पढ़ी हुई है जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बीएससी में काम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। बीएससी में आप जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ोगे, फर्स्ट के लिए पढ़ोगे और सेकंड ऑर्डर के लिए भी पढ़ोगे। सेकंड ऑर्डर में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। जो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी उसमें दोनों रिएक्टेंट आपके सेम भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर के अंदर दो टाइप की डेरिवेशंस बनेंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे अपने पास 4 डेरिवेशंस हो जाएंगी। एक डेरिवेशन जीरो ऑर्डर के लिए, एक डेरिवेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और उसके बाद 2 डेरिवेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर के लिए। डेरिवेशन तो आप यहाँ पे करेंगे ही करेंगे। जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी हम देखेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा हाफ लाइफ का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो भी अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के अंदर ही इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस होती क्या है। तो हेडिंग है हमारी नेक्स्ट टॉपिक की, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखो, आपा ने इससे पहले कौन सा टॉपिक डिस्कस किया? आपा ने इससे पहले डिस्कस किया अपना रेट लॉ का टॉपिक। रेट लॉ के टॉपिक के अकॉर्डिंग ये लिख सकता हूं मैं, मेरे पास एक रिएक्शन थी, उस रिएक्शन के लिए ये वाला रेट आ गया। अब यहाँ पे जो ये रेट होता है, सपोज करो ये इंस्टेंटेनियस रेट है। अगर ये इंस्टेंटेनियस रेट है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? dc by dt, infinitesimally small change in concentration divided by infinitesimally small change in the time। तो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूं, dc by dt मैंने लिखा, डिफरेंशियल फॉर्म में हमारी इक्वेशन है। d by dt आ गया ना, d by dt का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे जो मैं रेट एक्सप्रेस कर रहा हूँ वो डिफरेंशियल फॉर्म में है, स्मॉल इंटरवल के लिए रेट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो 4-5 दिन चलती हैं, उनके लिए मैं हर एक सेकंड का रेट जो है वो तो पता नहीं कर सकता ना। जो रिएक्शंस हमारी थोड़ी सी लंबी चलती हैं उनके लिए मुझे लार्ज इंटरवल लेने पड़ते हैं। लार्ज इंटरवल लेके मुझे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो जब हम हमारी रिएक्शन में लार्ज इंटरवल्स को स्टडी करते हैं, लार्ज इंटरवल में रेट पढ़ते हैं, उसके लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करेंगे। मैथ वाले बच्चों को तो नाम से समझ में आ गया होगा, डिफरेंशियल जो होते हैं वो छोटे चेंजेस के लिए पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन जो होती है वो लार्ज चेंजेस के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने रेट इक्वेशंस को इंटीग्रेट करना है ताकि आप उसको लार्ज चेंज के लिए स्टडी कर सकें। अब आपको मैंने 1 बाय 1 बता ही दिया कि आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या नहीं। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की करेंगे, सेकंड ऑर्डर की करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पहला आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोर्ड को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं क्योंकि डेरिवेशन है, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बार बार अपने को रब नहीं करना पड़ेगा, आप यहीं से काम चला लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक बार, सॉरी, चलिए, तो यहाँ पे देखो एक बार, सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमारी जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके लिए जनरल इक्वेशन क्या आएगी। फिर इनिशियल स्टेट मेंशन करनी होती है, फाइनल स्टेट मेंशन करनी होती है, और फिर रेट लॉ को अप्लाई करके आप जो डेरिवेशन है वो कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको भी स्टेप्स बताए हैं, यही स्टेप्स हमारे मोस्टली फॉलो होंगे। तो आपा जो है वो स्टार्ट करते हैं, यहां से कर रहा हूं मैं स्टार्ट। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, A changes to product। एक जनरल रिएक्शन है हमारी, A changes to product, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। अब देखो,
let A naught be the initial concentration of reactant and A be the final concentration of reactant. A नॉट को मैंने मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, ए को मैंने मान लिया फाइनल कंसंट्रेशन। रेट लॉ अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग रेट लॉ, तो रेट लॉ मैंने अप्लाई किया। रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ पे हमारी पावर कितनी आएगी, 0 आएगी। तो रेट आ गया रेट कांस्टेंट के इक्वल और उसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर 0। अब रेट आप कैसे डिफाइन करते होते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे मैं रेट की वैल्यू ये लिख रहा हूँ, देखो सही लिख लिया नहीं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर ए हमारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो आप माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे माइनस भी आएगा। रेट की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यहाँ पे मेरे पास आ गया के, इसकी पावर 1 थी तो ये हमारे पास 1 बन गया, ये एज इट इज आ जाएगा, मतलब के से मल्टीप्लाई होकर, और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे dt जो है वो डिवाइड में है, डिवाइड में है तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास आएगा माइनस dk इज इक्वल टू के dt। इक्वेशन आ गई, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। जो रेट वाली इक्वेशन थी वो 1 हो गई, जो ये वाली आई है ये 2 हो गई। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट में भी करनी पड़ेगी राइट में भी करनी पड़ेगी, दोनों तरफ करना। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस dA इज इक्वल टू के dt। तो दोनों साइड पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन जो है वो लगा दिया। अब यहाँ देखो ये माइनस बाहर आ गया, डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। मैथ वाले बच्चे प्लीज मेरी बात मत सुनो, वो अपने अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर लो। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मेडिकल वालों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ए बचा। तो यहाँ पे अपने पास आ गया माइनस ए। यहाँ पे के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन भी नहीं होती, इंटीग्रेशन भी नहीं होती, बाहर निकाल दो। के हमारे पास हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिर आमने सामने हो गए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो गया तो टी आ गया, के के साथ मल्टीप्लाई हो गया के टी, और ये सी होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अपने पास दो तरह की होती है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जब आप इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट लगा देते हो ना 0 to x 0 to y, तो वो होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें सी नहीं आता। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन के ऊपर लिमिट नहीं लगाते, कोई लिमिट नहीं लगाई आपने, तब हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, वो हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। समझाने के लिए बताया मैंने, लिखना नहीं है, आपने सिर्फ इसको सी बनाना है, इसको मेंशन मत करना है ये क्या है। समझाने के लिए मैंने लिखा था कांस्टेंट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हमारी इंटीग्रेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 3, ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर के लिए। तो जैसे ही मैंने ये चीज बोली, एक बच्चे ने डाउट कर दिया, कहते कि सर इसको मैं जानता हूं,
ये फाइनल कंसंट्रेशन है, इसको मैं जानता हूं ये रेट कांस्टेंट है, इसको मैं जानता हूं ये टाइम है। सी को तो मैं जानता ही नहीं, सी हमारा वो कांस्टेंट है जो इंटीग्रेशन की वजह से आया, हमारी रिएक्शन के अंदर इस सी का कोई यूज ही नहीं था, तो मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपने पास इक्वेशन के अंदर वही वेरिएबल आने चाहिए जो हमारी रिएक्शन से हमारी इक्वेशन से रिलेट करेंगे। सी तो रिलेट ही नहीं करता, तो उसकी वैल्यू अलग से मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कर लेते हैं। सी की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? इनिशियल कंडीशंस को यूज करके। तो आप लिखोगे यूजिंग इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या थी? जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, सॉरी रिएक्शन स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले की कंडीशंस। तो यहाँ पे टाइम आएगा 0 सेकंड, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो टाइम 0, और उसी के साथ साथ जो हमारे पास हमारी कंसंट्रेशन थी वो कन्वर्ट हो जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन में। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई ना, तो आप ए नोट को यूज करेंगे जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन वाली जो इक्वेशन थी ए की वैल्यू पुट करूंगा, दोनों वैल्यूज पुट कर देता हूं। देखो पुट इन इक्वेशन 3, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे -a नॉट k इंटू 0 प्लस c। मैंने t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, t की वैल्यू है हमारी 0, k को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -a0। तो ये c की वैल्यू आई, इसको मैं ऊपर पुट कर देता हूं, पुट इन अबव इक्वेशन। तो मेरे पास आ जाएगा -a इज इक्वल टू KT, c की जगह आ जाएगा -a0। ये माइनस का a0 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो a0 माइनस a इज इक्वल टू KT। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 1/t, a0 माइनस a। अब आ गई है हमारे पास हमारी फाइनली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लास्ट इक्वेशन में चेक कर सकते हो बच्चे, कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं है जो अपने को ना पता हो, सारे वेरिएबल्स हमारे नॉन वेरिएबल्स हैं। इसमें ये अननोन था तो इसको आप यूज नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स नॉन है। तो ये हमारे पास हमारी डेरिवेशन थी जीरो ऑर्डर इक्वेशन की। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो। No, sir. अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। चलिए, तो ये हमारे पास हमारी डेरिवेशन आ गई। अभी तक आपने सिर्फ मैथमेटिकल काम किया है, ना तो इसमें आपने भी कोई ग्राफिकल काम किया और ना ही इसमें आपने अभी हाफ लाइफ की जो है वो वैल्यू निकाली है। तो यहाँ तक अपना थ्योरेटिकल काम था। अब इस थ्योरेटिकल काम के बाद 3 तरह के ग्राफ हमारे यहाँ पे बन सकते हैं, वो तीनों तरह के ग्राफ मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला ग्राफ बनेगा हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब देखो, जो हमारी रिएक्शन थी, रिएक्शन में हमारी जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, वो तो टाइम के साथ डिक्रीज होगी ही होगी, क्योंकि जब आप रिएक्शन करवा रहे हो, आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो कंसंट्रेशन जो होगी वो टाइम के साथ डिक्रीज तो होगी ही होगी। तो इसमें ग्राफ कैसे बनेगा वो देखो, आपने कंसंट्रेशन को लेना है वाई एक्सिस पे, टाइम को आपने लेना है एक्स एक्सिस पे।
स्टार्टिंग में हमारे कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की वो हाई होती है। स्टार्टिंग का मतलब जब टाइम 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, मतलब टाइम इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन जो होगी रिएक्टेंट की वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरीके से। तो 0 ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन और टाइम का ये ग्राफ बनेगा। प्लीज जब आप पेपर में ग्राफ बनाओगे तो कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह मेंशन करना, कोऑर्डिनेट्स में कंफ्यूज मत हो जाना। मैं इन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, तो इनमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनता है तो वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप वाला बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ये हमारे पास हमारी पहली ग्राफ थी, पहली कर्व थी। दूसरी कर्व हमें बनानी है रेट एक्स को टच क्यों नहीं करती? दोबारा बोलो। सर ये एक्स एक्सिस को टच क्यों नहीं करती है लाइन? एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी बच्चे। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हुआ? एक बार ग्राफ बना लिया आपने, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। यस सर। चलो अब देखो, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पे आके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो 0 हो गई। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो गई, इसका मतलब 100% कन्वर्जन हो गई। ऐसा नहीं होता, रिएक्शंस हमारी कभी भी 100% कंप्लीशन पे नहीं जाती, इसलिए मैंने वहां पे एक्सिस को टच नहीं किया। ओके सर। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे पहला ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। दूसरा जो हमारे पास हमारा ग्राफ है वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। तो यहाँ देखो, जो रेट है वो आएगा वाई एक्सिस पे, जो कंसंट्रेशन है वो आएगी हमारी एक्स एक्सिस पे। अब आप यहाँ पे कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं? आप यहाँ पे 0 ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। जो 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है उसका रेट मैंने आपको क्या बताया था? रेट इज इक्वल टू के की पावर 0। मतलब जो हमारा रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, कंसंट्रेशन की पावर तो 0 आ रही थी। तो रेट कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड नहीं करता तो कंसंट्रेशन कितनी मर्जी चेंज हो जाए, हमारी रिएक्शन का जो रेट है वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारे पास हमारा ग्राफ आ गया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का। 0 ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के साथ रेट चेंज नहीं होता, क्योंकि रेट हमारा कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो ये हमारा बनेगा सेकंड ग्राफ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। चलो, तो ये अपने पास अपना दूसरा केस था। दूसरे केस से मेरा मतलब है दूसरे टाइप का ग्राफ। अब यहाँ पे अपने पास 2 टाइप के ग्राफ बन गए। ये दोनों टाइप के ग्राफ हमें याद रखने हैं। इसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का भी काम करेंगे। ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।